ट्रांसफार्मर का ये दूसरा वीडियो मेरा होगा। ठीक है, पहले ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक रूप में कि कैसे कैसे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, किस किस आधार पर उसको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो जैसे उसमें पहला हमारा हुआ ऑन दी बेसिस ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट के आधार पर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है आउटपुट के आधार पर वोल्टता जो देता है उसके आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और स्टेप डाउन जो होता है वो हमारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है ऑन दी बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोर के बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग करने के बाद जो कोर स्थापित करते हैं लॉस से बचने के लिए उसमें, तो उस कोर के आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप और तीसरा बेरिंग टाइप। ये जो है अलग अलग प्रकार के कोर लगते हैं। तो कोर टाइप में जो होता है हमारा उसमें जो पत्ती लगते हैं ई और आई आकार का पत्ती लगाया जाता है, और इसका वाइंडिंग होता है बीच में स्थापित किया जाता है। एक बोबिन पर स्थापित करने के बाद ई और आई पत्ती लगा करके इसको हम सेट करते हैं। ये पत्ती किस कोर किस लिए प्रयोग किया जाता है किसी ट्रांसफार्मर में, उसके अंदर जो हमिंग का आवाज होता है वो दूर किया जा सके, और जो मुख्य रूप से हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस होता है इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कोर, इसके बाद और ये कोर क्या करता है कि जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में विस्तार करता है, क्योंकि लौह पदार्थ होते हैं, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ ये कोर होता है। तो ये क्या करते हैं उसमें उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई लौह पदार्थ रखते हैं तो क्या करता है उसको विस्तार करता है, तो इसका फ्लक्स में ये विस्तार करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेल टाइप। ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसका बोबिन जो होता है बीच में वाइंडिंग किया हुआ होता है और इसके दोनों तरफ से पत्ती लगाया जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है बेरिंग टाइप। ये भी इसका भी आकार सेम टू सेम सेल टाइप जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसमें भी, यानी तीनों ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दो ही प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। उसके बाद हम तीसरा नंबर जो है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, यानी कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो फेज के आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर मात्र दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। यानी कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर में सप्लाई इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं उसके आधार पर हम इसको फेज का बंटवारा करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ट्रांसफार्मर में हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई मिलता है हमारा क्या कहता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा थ्री फेज होता है। तो ये कनेक्शन के आधार पर भी अलग अलग होता है, इसमें दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, दोनों प्रयोग किया जाता है। ये अगले इसको पार्ट बाय पार्ट अलग अलग में जब बताऊंगा उसके समय क्लियर होगा, बेसिक यानी है। उसके बाद चौथा नंबर है ऑन दी बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, यानी कि आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, यानी कि उसकी क्षमता जो होते हैं कितना आउटपुट कर सकते हैं, उसके आधार पर दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, और इसमें जो होता है ना दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी, यानी कि करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत दो ट्रांसफार्मर आते हैं, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।